बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट आर्टिकल चैप्टर नंबर 14 का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स on current carrying conductor in uniform magnetic field। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट पास करती है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है और एक ख़ास रीजन तक रहती है। कंडक्टर के पास वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, कंडक्टर से दूर हटने पर वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो उस कंडक्टर की हो गई, एक अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तो अगर आप कंडक्टर को वहाँ पे रखेंगे तो इन दो मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से एक साइड पर फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरी साइड पर फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से डिक्रीजिंग की तरफ एक पुश की फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना। ये फोर्स हर उस कंडक्टर पर लगती है जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं और उसमें से करंट फ्लो करवा देते हैं। अब इस फोर्स की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम इसको देखते हैं कि ये फोर्स क्यों लगती है। ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इनको पैरेलल रेल्स का नाम भी दिया जाता है। इनके ऊपर हमने वो कंडक्टर को प्लेस करना। These are the rails। इन कंडक्टर के ऊपर एक कंडक्टर हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख देना कि हमारे पास ये कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास करेगा और इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव वो ये कनेक्ट, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। इसमें से एक करंट फ्लो करेगी, डेट इज करंट आई, ये करंट फ्लो कर रही। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की सिमत में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की सिमत अपवर्ड है, ऊपर की जानब। कंडक्टर जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ, आपकी तरफ से मेरी तरफ, और करंट उसमें से इधर को पास कर रही है। आपको पता है राइट हैंड रूल से अगर करंट मेरी तरफ पास कर रही हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, सर्कुलर। अब ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऊपर को है, इधर से नीचे को, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा ऊपर को, तो वो इधर भी ऊपर को है, इधर भी ऊपर को। तो हमने कहा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऊपर को है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, इधर से नीचे को है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे को आ रही। तो इस वजह से इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, इस साइड पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना। वो फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि दोनों फील्डों ने इंटरेक्ट किया और एक फोर्स रिजल्टेंट में हमें हासिल हो गई। इसका जो पहला रिजल्ट हम लिखते हैं कि जो फोर्स इस कंडक्टर पर लगती है वो उस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा जगहों पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फील्ड होगी, तो उसके रिजल्ट में हमें ज़्यादा पुश मिलेगी। तो हम पहली बात तो यही लिखते हैं कि फोर्स
is directly proportional to the length of conductor। तो हम F is directly proportional to L लिख लेते हैं। नंबर 2, दूसरी इसमें बात ये आती है कि जितनी ज़्यादा करंट उस कंडक्टर में से फ्लो करेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर की होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी एडिशन का आंसर आ जाएगा। तो पुशिंग फोर्स उस एडिशन के आंसर की वजह से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इस साइड पर मज़ीद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जिसकी वजह से दूसरा पॉइंट हमारे पास ये निकलता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो, उस करंट फ्लो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक रिजल्ट ये आ गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये रिजल्ट आ। तीसरा रिजल्ट ये है, तीसरी ये ऑब्जर्वेशन है बल्कि, कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं तो ये फोर्स की वैल्यू तब भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम इससे अगली बात ये लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने B अप्लाई की है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B आ जाएगा। ये तीसरा रिजल्ट। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद अगर एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ये ज़ीरो हो जाए तो ये सारी चीज़ें जो है ये कोई फोर्स पर असरअंदाज नहीं होंगी। यानी करंट बढ़ाने से फिर फोर्स नहीं बढ़ेगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाने से फोर्स नहीं बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से फोर्स नहीं बढ़ेगी। कब? जब एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। वो कब मुमकिन है? मसलन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की सिमत में है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी इधर को ही आ जाता है। अब इस ब्लैक वाली लेंथ ऑफ कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सर्कुलर में है, तो वो सर्कल ऐसे बन रहा है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर को जा रही हैं, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकती। एडिशन तब पॉसिबल है जब इस तरह से हो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सर्कुलर और इधर ही ऊपर को जाते हुए भी ऐड हो सके, नीचे को आते हुए भी ऐड हो सके। तो इसका मतलब है ये कंडक्टर इस तरह से होगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी, इस तरह से होगा तो फोर्स मिनिमम लगेगी। तो हम कहते हैं कि अगर एंगल 0 होगा तो फोर्स 0 लगेगी, एंगल 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी। तो इस चीज़ को हम साइन के साथ लिख लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चौथा पॉइंट है हमारे पास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एल्फा। और एल्फा क्या चीज है? एल्फा इज एन एंगल बिटवीन बी एंड एल। ये आता है। तो हम ये भी रिजल्ट लिख लेते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एल्फा। अब इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी बनेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, L, B साइन ऑफ एल्फा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम ख़त्म करें तो K कांस्टेंट लगाएंगे, I L B
साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अगर हम इसमें से k की वैल्यू निकालना चाहें तो k विल बी इक्वल टू f ओवर आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ जिसको आपने ध्यान से सुनना है। स्टेटमेंट ये है कि इनमें से कुछ चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है और कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। हम कहते हैं इफ़ यू हैव 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एंड करंट पासिंग थ्रू इट 1 एम्पेयर एंड कंडक्टर इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री यानी राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन यू विल एक्सपीरियंस अ 1 न्यूटन फोर्स। तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ज़रा देखिए, जो चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है वो मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। मैं कहता हूँ आपने प्रोवाइड करना है 1 एम्पेयर करंट 1 मीटर लेंथ में, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड और एंगल अल्फा 90 के बराबर। यू विल एक्सपीरियंस, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे वो मैं बल्कि ब्लू से लिख लेता हूँ। तो जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो 1 न्यूटन फोर्स होगी। यानी हमने एक रॉड लिया 1 मीटर लेंथ का, एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रखा 90 डिग्री पर और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो करवाई। हमने एक्सपीरियंस किया कि उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये चीज़ हम डेफिनेशन में किस तरह से लिखेंगे? प्रॉपर डेफिनेशन में हम कहेंगे इफ़ 1 मीटर लेंथ of conductor placed at right angle to magnetic field then and 1 एम्पेयर करंट passes through it, then experience 1 Newton force. This shows k is equal to 1 आ जाए। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, इक्वेशन ऑफ फोर्स बन जाएगी। अगर मैं इसमें k की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या रह जाएगा? आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, आई एल बी साइन ऑफ एल्फा। ये मेरे पास इसकी एक इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसकी अगर वेक्टर फॉर्म देखें we can write it F is equal to I into L क्रॉस B। ये इसकी फाइनली वेक्टर फॉर्म आ जाए। अब इस वेक्टर फॉर्म की डायरेक्शन जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए हम पढ़ते हैं राइट हैंड रूल। जी बेटे, अब हमने इसमें फोर्स की वैल्यू लिख ली गई कि F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि पुट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल अलोंग स्मॉलर एंगल टूवर्ड्स द लेंथ वेक्टर, योर इरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास इसका राइट हैंड रूल आ जाए। राइट
hand rule. Put your fingers of right hand in the direction of B. Curl along smaller angle towards L. Your erect thumb indicate direction of force. अब हम इसको, ये हमारा राइट हैंड रूल जो है, इससे हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। एक अल्टरनेटिव मेथड इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का और भी है। वो किस तरह से कि हम जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फील्ड की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, और उस फील्ड की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिस साइड पर फील्ड ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, उधर से पुश मिलेगी टूवर्ड्स द वीकर फील्ड। अब अगर आप अपनी उस बुक की डायग्राम को देखें तो फिंगर्स ऊपर की तरफ पुट करेंगे राइट हैंड की, और लेंथ मेरी तरफ होगी क्योंकि करंट मेरी तरफ आ रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो लेंथ में से, लेंथ की डायरेक्शन वही होती है। यानी आप करंट की डायरेक्शन से लेंथ की डायरेक्शन जो है वो साइन करेंगे। तो मैं अपनी तरफ जो है वो उसको कर्ल कर दूंगा अलॉन्ग स्मॉलर हैंड। तो मेरा थंब इस तरफ है तो फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रही होगी। अगर करंट बाहर की तरफ होगा तो यही आपकी तरफ आ जाएगा, तो फोर्स इस तरफ लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को तो इस तरफ लग जाएगा। अब इसी तरह एक और अल्टरनेट मेथड भी है इसी की डायरेक्शन को फाइंड करने का। वो क्या है कि आप नॉर्थ और साउथ पोल को देखें। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाएंगे। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसके अंदर आप एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। अब इसमें कंडक्टर में अगर डॉट का निशान लगाऊंगा उसका मतलब करंट इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये कन्वेंशन हम इसमें रख लेते हैं कि डॉट इनवर्ट डायरेक्शन को शो करेगी, और अगर इसमें क्रॉस लगा दूंगा तो इसी कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ आ रही है। यानी इस कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ, अगर करंट बाहर की तरफ आएगी तो ये राइट हैंड रूल ऐसे लगेगी। करंट अंदर की तरफ जाएगी तो राइट हैंड रूल ऐसे लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में। अब जो कि क्रॉस डॉट लगा लेता हूँ, ये डॉट लगा लिया मैंने, तो करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग होगी। तो ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है इधर से इस डायरेक्शन में, इधर से ये रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज़ को, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब इस साइड पे देखें तो ब्लैक ब्लैक एरोज दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगा। इधर ब्लैक और ब्लू एक दूसरे के ऑपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इधर कहेंगे कि फोर्स हाई मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, वीक इधर, तो फोर्स इस चिम्मत में लगेगी। ये एक अल्टरनेट मेथड है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से फोर्स की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। अब एक लास्ट चीज़ रह जाती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं, लेकिन अभी उसका जो फील्ड का नाम हम रखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का ही रखते हैं। ये हमारे लिए एक नया पैरामीटर है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पैरामीटर को भी हमें एक्सप्लेन करना होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो मैंने शुरू में एक फार्मूला ड्राइव किया, डेट इज़ F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एल्फा। अब समझ लें अपने B की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी F ओवर
IL इंटू साइन ऑफ अल्फा। मैंने जो चीज़ें खुद प्रोवाइड करनी होती हैं वो मेरे पास ब्लैक से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने करंट 1 एम्पेयर देनी है, लेंथ 1 मीटर देनी है, एंगल 90 देना, ठीक है। और जो चीज़ एक्सपीरियंस होगी उसे ब्लू से यानी 1 न्यूटन के बराबर है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे? अब ये भी 1 साइन 90 भी 1 होगा, ये भी 1, ये सारी वैल्यूज़ 1 हो गई, तो B की वैल्यू 1 टेस्ला आ जाएगी। हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो ज़रा देखिए। हम कहेंगे कि 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाए और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो करवाई जाए, तो देन 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होगी। 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होगी मतलब अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। ये सारी चीज़ें आप खुद प्रोवाइड करेंगे तो फिर फोर्स की जितनी वैल्यू होगी इतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम कहेंगे इन सबको मैंने 1 खुद प्रोवाइड किया और अगर फोर्स 1 न्यूटन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला आ जाएगी, ठीक है जी। ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन जो है वो आपके पास आ जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हुए कहते हैं इफ 1 मीटर लेंथ at right angle to the magnetic field and 1 ampere current passes through it। आगे मैंने लिखता हूँ इफ इट एक्सपीरियंस, कौन एक्सपीरियंस करेगा? रॉड। इफ इट experiences 1 न्यूटन फोर्स देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 टेस्ला। तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 1 टेस्ला के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमारी ये डेफिनेशन 1 टेस्ला यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट हो जाती है।